पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2025 के लिए कुछ नए इस्लाहात का ऐलान किया है और ये इस्लाहात ऑनलाइन कारोबार से लेकर तनख्वाहों तक तकरीबन हर चीज़ पर असर डाल सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये तब्दीलियां हैं क्या और इनका असर कैसा होगा। ये सारी तरामीम फाइनेंस एक्ट 2025 का हिस्सा हैं और इनका मकसद मुल्क के माशी मंजरनामे को एक नई शक्ल देना है। चाहे कोई तनख्वाहदार फर्द हो या कोई बड़ा कारोबार, इन तब्दीलियों के असरात से कोई भी बच नहीं पाएगा। आज के इस जायजे में हम 5 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये नई टैक्स इस्लाहात हैं क्या। फिर देखेंगे कि ऑनलाइन कारोबार के लिए क्या बदल रहा है, ज़ाती आमदनी पर इसका क्या असर होगा, कारोबारी इदारों को किन नई तब्दीलियों का सामना है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इन सब के जरिए हासिल क्या करना चाहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स की। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जिस तेज़ी से बढ़ा है वो हम सब जानते हैं। अब हुकूमत इस पूरे सेक्टर को बाकायदा टैक्स के दायरे में लाने के लिए कुछ बहुत अहम नए कवानीन ला रही है। अच्छा, इन नए कवानीन को समझने के लिए विदहोल्डिंग टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आसान लफ्ज़ों में, ये वो टैक्स है जो बेचने वाले तक पैसे पहुंचने से पहले ही काट लिया जाता है। यानी जब कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो पेमेंट कंपनी या कुरियर सर्विस पहले टैक्स काटेगी और फिर बाकी रकम बेचने वाले को भेजेगी। अब यहाँ हुकूमत की एक बड़ी दिलचस्प हिकमत अमली नजर आती है। वो डिजिटल पेमेंट्स को फ़रोग देना चाहती है। कैसे? अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो बेचने वाले पर सिर्फ 1% विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, लेकिन अगर पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी के जरिए होती है तो ये टैक्स सीधा डबल यानी 2% हो जाएगा। ये फर्क साफ बता रहा है कि हुकूमत मुल्क को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहती है। तो अमली तौर पर यह सिस्टम काम कैसे करेगा? ये बहुत सादा और ऑटोमेटिक है। सबसे पहले कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है, फिर पेमेंट प्लेटफॉर्म या कुरियर कंपनी पैसे लेती है। इसके बाद वो कानून के मुताबिक 1 या 2% टैक्स वहीं काट लेती है। आखिर में टैक्स कटने के बाद जो बाकी रकम बचती है वो खुद ब खुद बेचने वाले के अकाउंट में चली जाती है। लेकिन बात सिर्फ टैक्स काटने पर खत्म नहीं होती। ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस और कुरियर कंपनियों पर भी नई जिम्मेदारियां डाली गई हैं। अब उन्हें ये यकीनी बनाना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी सेलर्स हैं वो सब इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हों। गैर रजिस्टर्ड बेचने वालों को सर्विस देने पर पाबंदी होगी और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो भारी जुर्माने भी होंगे। चलें, ई कॉमर्स से अब आगे बढ़ते हैं और उन तब्दीलियों पर नजर डालते हैं जो बराह रास्त हर किसी की जेब पर असरअंदाज होंगी, क्योंकि तनख्वाहों, पेंशन और दूसरे ज़ाती माली मामलात में भी बहुत कुछ बदल रहा है। तो ये हैं तनख्वाहदार तबके के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब्स। सबसे अहम बात यह है कि 6 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। इससे जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, टैक्स की शरह भी बढ़ती जाती है। इसका मकसद यही लगता है कि कम कमाने वालों पर बोझ कम किया जाए और ज़्यादा आमदनी वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जिससे निचले और दरमियानी तबके को कुछ रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं पेंशन की तरफ। यहाँ एक नई शरह मुतारिफ करवाई गई है, 5%। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये 5% का फाइनल टैक्स सिर्फ तब लगेगा जब तीनों शराइत पूरी हों। पहली, सालाना पेंशन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। दूसरी, पेंशन लेने वाले की उम्र 70 साल से कम हो। और तीसरी, ये पेंशन किसी पुराने एम्प्लॉयर से मिल रही हो। जो पेंशनर्स 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो इससे मुस्तस्ना हैं। असातिज़ा और मुहक़्क़ीन के लिए एक अच्छी खबर भी है। उनके लिए 25% टैक्स छूट को वापस बहाल कर दिया गया है। लेकिन ये एक आर्जी रिलीफ है। ये सहूलत सिर्फ टैक्स साल 2025 के लिए ही मिलेगी। ठीक है, तो ज़ाती मालियात की बात हो गई। अब ज़रा कारोबारों की दुनिया में चलते हैं। उन्हें भी कुछ नए कवानीन और ज़ाब्तों के मुताबिक खुद को तैयार करना होगा। कारोबारी इदारों के लिए कई अहम तब्दीलियां की गई हैं, जैसे कि अखराजात को मंजूर करवाने के नए कवानीन, असासों की वैल्यू से मुताल्लिक उसूल और नुकसानात को एडजस्ट करने की नई हुदूद। आइए इनमें से कुछ अहम तब्दीलियों को ज़रा तफसील से देखते हैं। मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अगर कोई भी बिजनेस 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कोई चीज़ बेचता है और उसकी पेमेंट बैंक के जरिए वसूल नहीं करता, यानी कैश लेता है, तो इस सेल से जुड़े कारोबारी अखराजात का 50% मुस्तरद कर दिया जाएगा। इससे बड़ी नकदी लेन देन की हौसला शिकनी होगी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर कोई बिजनेस बड़ी फ़रोख्त नकद में करता है तो वो अपने उससे जुड़े कारोबारी अखराजात का सिर्फ आधा हिस्सा ही दिखा सकेगा। इससे कागज़ों पर उसका मुनाफा बढ़ जाएगा और नतीजतन उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एक और अहम तब्दीली गैर महसूस असासों के बारे में है, जैसे कोई पेटेंट या ब्रांड की गुडविल। पहले बिजनेस इन असासों की लागत को 25 सालों में फैलाकर टैक्स में रियायत ले सकते थे।
अब इस मुद्दत को काफ़ी कम करके 15 साल कर दिया गया है। इसी तरह अगर किसी बिजनेस को कम से कम टर्नओवर टैक्स एडजस्ट करना हो तो उसके लिए भी वक्त कम कर दिया गया है। पहले वो इसे 3 साल तक आगे ले जाकर एडजस्ट कर सकते थे, अब ये मुद्दत सिर्फ 2 साल रह गई है, जिससे उनके लिए माली मनसूबाबंदी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये सारी इनफरादी तब्दीलियां, चाहे वो ई-कॉमर्स की हों या बिजनेसेस के लिए, ये सब हुकूमत की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा हैं, यानी टैक्स के जाल को मजीद सख्त करना। मकसद बिल्कुल साफ है, रजिस्टर्ड टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाना और जो इकॉनमी गैर रस्मी तौर पर चल रही है उसे रस्मी दायरे में लाना। ई कॉमर्स के कवानीन और नकद लेन देन पर पाबंदियां, ये सब इसी मकसद की तरफ कदम है। और इस हिकमत अमली को मजीद मजबूत करने के लिए कई नए इक़दामात भी किए गए हैं। पहला, जो लोग टैक्स फाइल नहीं करते उन पर बड़ी जायदादें और गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरा, एफबीआर और बैंकों के दरमियान डेटा शेयरिंग बढ़ेगी ताकि टैक्स चोरों को पकड़ा जा सके। और तीसरा, नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने पर एडवांस टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दिया गया है। आखिर में कुछ अहम तारीखों पर एक नज़र डाल लेते हैं। असातिज़ा के लिए टैक्स छूट 2025 में ख़त्म हो रही है, जबकि कबायली इलाकों के लिए छूट जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सिनेमा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुतालिक छूट के लिए भी मुस्तक़बिल की तारीखें मुकर्रर की गई हैं। तो इन तमाम तब्दीलियों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नए इक़दामात पाकिस्तान की मईशत को वाकई दस्तावेजी बनाने और टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाने में कामयाब होंगे? इन इस्लाहात का असल असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।